everyone, I युवराज वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि बेस्ड होगी आने वाले रीट 2020 एग्जाम्स पर। फिलहाल इस सीरीज में हम कवर करेंगे साइंस लेवल सेकेंड के सिलेबस का कुछ पार्ट। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है साइंस लेवल 2 का सिलेबस। इसमें जो ये डिजीज दी गई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्प्रेड की जा रही हैं, ये 5 डिजीज: ट्यूबरकुलोसिस, मीसल्स, डिप्थीरिया, कोलेरा और टाइफाइड। ये हम कवर करेंगे हमारी इस सीरीज, साइंस की सीरीज के अंदर। तो एक एक करके हम इस पांचों डिजीज को कवर करेंगे। चलिए देखें आज आगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। पहला होगा ट्यूबरकुलोसिस, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा टाइफाइड, फिर मीसल्स, फिर डिप्थीरिया और फिर लास्ट में कोलेरा। तो चलिए ट्यूबरकुलोसिस से शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले टीबी के इंट्रोडक्शन के बारे में, और टीबी को किन नामों से जाना जाता है, मतलब उसके अदर नेम्स। फिर आएंगे उसके टाइप्स, और फिर सिम्टम्स, और फिर माइकोबैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया जो टीबी को कोज करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर ट्रांसमिशन की, यह फैलता कैसे है। फिर पैथोजेनेसिस, मतलब हमारे शरीर में यह बैक्टीरिया किस तरह असर करता है, ये डिजीज को किस तरह से पैदा करता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद होगा डायग्नोसिस, कि अगर किसी इंसान को यह डिजीज हो तो उसके बारे में पता किस तरह से लगाया जा सकता है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। और लास्ट में प्रिवेंशन, इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टीबी जनरली एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि इन्फेक्शन कोज करती है। और इसको इन्फेक्शन को कोज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ इस पिक्चर में आप इसकी फोटो देख सकते हैं। यह एक बैसिलस शेप का बैक्टीरिया है। बैसिलस मतलब जो रोड शेप होती है, एक किसी छड़ी नुमा संरचना होती है, उसे बैसिलस कहते हैं हम। ये बैक्टीरिया जनरली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इन्फेक्शन को बढ़ाता है तो ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं टीबी कितने टाइप्स की होती है। देखिए, टीबी दो टाइप्स की होती है। पहला होता है एक्टिव टीबी, और दूसरा लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी वो टीबी होती है जिसके अंदर इंसान टीबी की एडवांस स्टेज में होता है, जबकि लेटेंट टीबी के अंदर इंसान महज एक होस्ट के रूप में, एक कैरियर के रूप में काम करता है। लेटेंट टीबी में सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, और यह इतनी ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होती। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। ये टीबी के होने के बाद में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला है क्रॉनिक कफ, मतलब क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला जो खांसी जुकाम होता है, वह इसके सिम्टम्स में आता है। वहीं खांसते वक्त जो म्यूकस होती है माउथ के अंदर, उसके अंदर अगर ब्लड के स्टेन्स मिल जाएं तो उसे भी हम टीबी के सिम्टम्स के रूप में ले सकते हैं। अगला है फीवर, और उसके बाद में नाइट स्वेट्स। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल भी हो तो भी अगर रात के समय पर पसीना आए तो वह भी इसके सिम्टम के रूप में लिया जाता है। अगला है वेट लॉस। वेट लॉस के ऊपर इसका एक स्पेशल नाम भी दिया गया है टीबी का, जिसके बारे में हम जानेंगे अभी। अब बात करते हैं इसके अदर नेम्स की। फर्स्ट इज फैथिसिस, सेकंड फिथसिस पल्मोनालिस, और थर्ड कंजप्शंस। जैसा कि मैंने बताया कि वेट लॉस की वजह से इसे कंजप्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर काफ़ी वेट लॉस होता है जो पेशेंट होता है उसका। अब बात करते हैं माइकोबैक्टीरिया की, वह बैक्टीरिया जो इस बीमारी को फैलाता है। इस बैक्टीरिया के साइज की बात करें तो यह काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है। अब बात करते हैं ये बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करता है, मतलब उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस किस पे भी बेस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, मतलब ऑक्सीजन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है नॉन मोटाइल बैसिलस। पहले समझते हैं कि नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि वह जंतु या वह ऑर्गेनिज्म जो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता, उसको पानी, हवा या इस तरह की किसी भी वस्तु, दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। और लास्ट में देखते हैं बैसिलस के बारे में। बैसिलस के बारे में मैंने बताया था, मतलब होता है रोड शेप्ड। बैसिलस जो टर्म है वो बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है, और इसका मतलब होता है रोड शेप, मतलब एक छड़ी के आकार की जो आकृति होती है उसे बैसिलस कहते हैं। अब देखते हैं ये बैक्टीरिया कितने समय में ग्रो करता है।
या कह सकते हैं कि डिवाइड करता है। इसकी डिवीजन जो रेट है वह 16 to 20 आवर्स होती है, जबकि अदर्स नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं वह 1 घंटे के अंदर डिवाइड करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि इसकी डिवीजन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यह बैक्टीरिया वीक डिसइंफेक्टेंट्स को इजीली रेस्टेन कर सकते हैं, मतलब वीक जो कुछ एक तरह की मेडिसिन होती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो अगर वो वीक डिसइंफेक्टेंट्स हैं तो फिर उन्हें ये विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। कैन सर्वाइव इन ड्राई स्टेट फॉर वीक्स, मीन्स हफ्तों तक ये बैक्टीरिया ड्राई स्टेट के अंदर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, एक खास बात और है कि यह बैक्टीरिया जो है लैब्स के अंदर भी कल्चर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कॉम्प्लेक्स की। देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये ट्यूबरकुलोसिस जो वर्ड है ये अपने आप में एक स्पीसीज है इसकी, माइकोबैक्टीरियम की, ठीक है। अगर इसके कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर 4 तरह के और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम कैनेटी और माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोटी भी आते हैं। ये इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। हालांकि ये चारों इस टीबी की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वही अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, मतलब ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है, ये डिजीज अपनी आगे कैसे फैलाता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कफ। जब भी कोई डिजीज्ड पर्सन इस खांसी लेता है तब उससे बैक्टीरिया फैलता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रॉपलेट्स होती हैं, उससे ये बैक्टीरिया आगे फैलता है। आगे बात करते हैं स्पिट की, जो कि इंडिया में कॉमन है, हालांकि नहीं होना चाहिए। इसे हिंदी में हम कहते हैं थूकना। स्पिटिंग से यह बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जहाँ से दूसरे जो हेल्दी पर्सन्स हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगला है स्पीक, मतलब बोलने से यह हवा के थ्रू भी बैक्टीरिया फैल सकता है। और लास्ट में आता है स्नीज, छींकने से इसका भी असर पड़ सकता है। अब जिन इंसानों को लेटेंट टीबी होता है, मैंने पहले भी बात की थी इस बारे में, वह ये डिजीज को स्प्रेड नहीं करते हैं आगे। जबकि जिन को लोगों को एचआईवी एड्स का रिस्क होता है पहले से या स्मोकिंग करते हैं, उन्हें इस टीबी की जो डिजीज है इसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस की, मीन्स कि यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में टीबी की डिजीज को किस तरह से आगे फॉरवर्ड करता है और किस तरह से फैलाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह काफ़ी समझने वाली और ध्यान देने वाली चीज़ है। सबसे पहले हम इस लीनियर चार्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आएगा एल्वियोलर सैक मैक्रोफेजेस। यह मैक्रोफेजेस एक तरह के इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कैरी करते हैं आगे। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। फैगोसोम, फैगोलाइसोसोम, ये दोनों एक सेल ऑर्गेनेली होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं। रिएक्शन होगी, उसके बाद माइकोलिक एसिड कैप्सूल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको। फिर टीबी के बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रैन्युलोमा नाम की स्ट्रक्चर बनती है, यह लंग्स के अंदर बनती है, जिसके बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब लेटेंट टीबी की स्टेज आ जाती है इसके अंदर, मींस टीबी के बैक्टीरिया काफ़ी हद तक फैल चुके होते हैं यहाँ तक। फिर आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब होता है, एक तो की होती है नेचुरल सेल डेथ, सेल डेथ, और एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब जब सेल की डेथ हो किसी आउटर सोर्स की वजह से, कोई इन्वायरमेंटल सोर्स या किसी केमिकल किसी चीज़ की वजह से जब सेल की डेथ होती है तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। कैसिस नेक्रोसिस भी इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी मैं। और लास्ट में होता है मिलियरी टीबी, यह सबसे घातक होता है जिसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्वियोलर सैक मैक्रोफेजेस से। यहाँ एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। इसके अंदर लंग्स जो होते हैं उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है। तो एल्वुलाई की शेप जो होती है वो ग्रेप्स के क्लस्टर की तरह होती है। जबकि अब यहाँ मैंने बात की थी एल्वुलर सैक मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये मान लीजिए एक एल्वुलाई है, एक सिंगल एल्वुलाई को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब इस एल्वुलाई के लाइनिंग के अंदर जो सेल्स हैं उसमें ही मैक्रोफेजेस पाए जाएंगे, ये मैक्रोफेजेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने बताया था कि मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब ये बैक्टीरिया आ रहा है यहाँ से,
तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे कि इसे एक प्रोसेस के थ्रू एंगल्फ कर लेंगे अपने जो सेल बॉडी है उसके अंदर एंगल्फ कर लेंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसे और अच्छी तरह समझते हैं। ये देखिए, यहाँ ये जो बड़ा सारा सेल दिखाई दे रहा है आप सभी को, यह मैक्रोफेज कहलाया जाता है। ठीक है। अब मैक्रोफेज क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया आ रहा है इसे इंगल्फ कर लेगा या निगल लेगा। निगलने के बाद में बैक्टीरिया के आसपास एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है अराउंड। उसके बाद में जो सेल मैक्रोफेज सेल जो है ये है, इसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के साथ मिल करके यह स्ट्रक्चर पहले ये स्ट्रक्चर फेगोसोम कहलाती है। लाइसोसोम के मिलने के बाद यह स्ट्रक्चर फेगोलाइसोसोम कहलाती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, फेगोसोम और उसके बाद में फेगोलाइसोसोम। इसके बाद में रिएक्शन होती है, मतलब जो बैक्टीरिया यहाँ पर इंगल्फ कर लिया गया है, निगल दिया गया है, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन शुरू हो जाती है सेल्स की, लाइसोसोम की, ताकि यह बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। लेकिन यह बैक्टीरिया खत्म नहीं होता है, क्यों? यहाँ देखिए, ये माइक्रोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये जो रेड कलर की आपको लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग बनी होती है माइकोलिक एसिड की। जबकि ये एसिड का एक कैप्सूल इसके आसपास पूरे बैक्टीरिया के मौजूद होता है। इस कैप्सूल की वजह से जो मैक्रोफेज के एलिमेंट्स होते हैं वह इस बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि यह बैक्टीरिया डिवाइड करना शुरू कर देता है। आगे देखें। अब देखिए, यहाँ पर यह बैक्टीरिया था, रेड कलर का जो शो हो रहा है। उसके बाद मैक्रोफेज ने इसे इनगल्फ कर लिया। उसके बाद में इस तरह के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और अलग अलग इम्यून सेल्स होते हैं, वे क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया जो सेल्स हैं जिसको इन्फेक्ट किया गया है इसे कवर कर लेंगे साइडों से। साइड से कवर करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ग्रेन्युलोमा कहते हैं। यहाँ बताया गया है, ये रहा ग्रेन्युलोमा। इसे हम ग्रेन्युलो इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्युलोमा बनता है। देखिए, जनरली जो ग्रेन्युलोमा बना होता है उसके अंदर एक जो बैक्टीरिया होते हैं वह इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने के बाद में बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टीबी होती है उसके अंदर लंग्स के अंदर इस तरह के छोटे छोटे पैच बना लिए जाते हैं जिन्हें हम ग्रेन्युलोमा कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। तो यह पैच क्या करते हैं, लंग्स को एक तरह से खोखला कर देते हैं। अब अगर ये बैक्टीरिया यहाँ से बाहर, ग्रेनुलोमा से बाहर आ जाएं, तो फिर पूरे शरीर में फैल सकते हैं, और टीबी की जो कंडीशन है उसे काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है बॉडी को। लेकिन जनरल कंडीशंस में क्या होता है कि यह बैक्टीरिया जो है वह डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सेल्स हैं इसका बाहर का इम्यून सिस्टम है उससे कट ऑफ हो जाते हैं बैक्टीरिया से। और ग्रेनुलोमा बनने के बाद में जो बाहर का इम्यून सिस्टम है वह अंदर के बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये एक तरह से सॉफ्ट बॉल की तरह बन जाते हैं। तो देखिए, ग्रेनुलोमा बनने के बाद में जो अंदर के सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट जो होते हैं, उन्हें यह बैक्टीरिया किल करना शुरू कर देता है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था इस बारे में। अब बात करते हैं कैसियस नेक्रोसिस की। कैसियस नेक्रोसिस में क्या होता है कि इस तरह की एक सॉफ्ट बॉल टाइप, सॉफ्ट वाइट चीज जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है लंग्स के अंदर। देखिए, यह है तो ग्रेनुलोमा, लेकिन इसके अंदर नेक्रोसिस होने की वजह से यह एक सॉफ्ट बॉल की तरह, सॉफ्ट चीज की, वाइट चीज की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके अंदर पल्प जैसा मटेरियल होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसा कि पिछली इमेज में दिखाया था आपको कि यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, और जो अंदर बैक्टीरिया है वह बाहर निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो जब पूरी बॉडी में फैल जाते हैं तब उसे कहते हैं मिलियरी टीबी। और मेनली जो टीबी के अंदर डेथ्स होती हैं वह मिलियरी टीबी की वजह से ही होती हैं। मिलियरी टीबी में क्या होगा कि यह ग्रेनुलोमा जो स्ट्रक्चर एक लंग्स के अंदर बनी थी, यह पूरी बॉडी में फैल जाएगी, और बॉडी में फैलने के बाद इस तरह की अनेकों स्ट्रक्चर्स बना लेंगी, और उससे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है इंटरप्ट। अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर लंग्स की किस तरह की हेल्थ हो जाती है टीबी होने के बाद में। देखिए, ये टीबी की प्राइमरी स्टेज है, और धीरे बढ़ते बढ़ते इस तरह लंग्स के अंदर कई वाइट पैच बन जाते हैं, जो कि आगे ग्रो करने के बाद ग्रेनुलोमा की शेप ले लेते हैं इस तरह से। तो कह सकते हैं कि लंग्स को अंदर से होलो या खोखला बना देता है टीबी, इस तरह की कई कैविटीज डेवलप करने के बाद में। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टीबी दो तरह की होती है, पहली एक्टिव टीबी और दूसरी लेटेंट टीबी। तो इन दोनों की अलग अलग डायग्नोसिस की प्रोसेस होती है। पहली टीबी है, उसके अंदर जो डायग्नोसिस की वेज होते हैं वो उसके बारे में बताता हूँ आपको। चेस्ट जो होती है, छाती, उसका एक्सरे,
माइक्रोस्कोपिक एलिमिनेशन मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टिश्यू की जांच की जाती है। और लास्ट में कल्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, इनका कल्चर लेकर टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं लेटेंट टीबी की। इसमें होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। अब लास्ट में आता है इसका प्रिवेंशन। देखिए टीबी बेसिकली फैटल साबित होती है इन्फेंट्स के लिए, जो छोटे शिशु होते हैं, और अगर उन्हें छोटी उम्र में ही वैक्सीनेशन दे दी जाए तो इससे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। दूसरा है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव केसेस। जो एक्टिव केसेस हैं उनका अगर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और लास्ट में डिटेक्शन ऑफ एक्टिव केसेस। जो भी एक्टिव केसेस हमारे आसपास मौजूद हैं, अगर उसका सही रूप में डिटेक्शन कर लिया जाए तो भी इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं रीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।